हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 एसएसटी के चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे एनसीईआरटी के न्यू बुक्स का भी लिंक दिया गया है, जहां पर से आप बुक्स को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको सारे लिंक्स वहां पर दिए गए हैं, आप किसी भी बुक को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन देम। आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक थे और मुगल्स के जो भी शासक थे, उन दोनों के पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को आपको कंपेयर करना है। क्या क्या सिमिलरिटीज उन दोनों के बीच में थे और क्या क्या डिफरेंसेस थे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो सिमिलरिटीज में पहला पॉइंट आएगा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बोथ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी headed by the ruler. Second point, military strength. Both relied on powerful army to expand and control their territories. Third point, provincial administration. They divided the empire into provinces. दिल्ली सल्तनत में था इक्तास और मुगल्स में था सूबास। फोर्थ, easier governance. और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यूज ऑफ पर्शियन कल्चर। पर्शियन लैंग्वेज एंड कल्चर वर प्रमोटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट लाइफ। अब इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग मुगल्स की बात करें या फिर दिल्ली सल्तनत की बात करें, दोनों में कुछ समानताएं थी। जैसे कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक ही व्यक्ति था जो कि था शासक या फिर राजा, यही किसी भी डिसीजन को लिया करते थे। इससे क्या होता था ना कि पूरा का पूरा पावर जो था वो सेंट्रलाइज था, सब चीज उन्हीं के हाथों में था, वो जैसे चाहते थे वैसे अपनी सत्ता चलाते थे। उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ, दोनों में हम लोग एक चीज देखते हैं कॉमन कि उनका जो सेना था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। वो इस प्रकार से अपनी सेना को तैयार करते थे कि उनका कुछ भी जाता नहीं था, लेकिन जब भी उन्हें अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना होता था वो किसी भी जगह को जीत सकते थे। उसके बाद अगला है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया था, अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था एंड वहां पर एक हेड को खड़ा कर देते थे। इससे क्या होता था कि उस प्रोविंस को वो अच्छे से संभाल लेता था एंड ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो एम्पायर था, पूरा का पूरा जो साम्राज्य था उनका, वो अच्छी तरीके से संभल जाता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि उन्होंने पर्शियन कल्चर को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो लोग करते थे वो सारी चीजें वो लोग पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में ही करते थे। इससे क्या होता था ना, इससे होता ये था कि पर्शियन लैंग्वेज फ्लरिश हो रहा था, बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। बेसिस ऑफ कंट्रोल, द दिल्ली सल्तनत डिपेंडेड मोर ऑन पर्सनल लॉयल्टी ऑफ नोबल्स एंड इक्तार सिस्टम, व्हाइल द मुगल्स क्रिएटेड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मनसबदारी सिस्टम विद फिक्स्ड रैंक एंड सैलरीज। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था ना वो ज्यादातर लोगों के पर्सनल लॉयल्टी पर डिपेंड करता था, नोबल्स कितने ज्यादा लॉयल है उसके साथ साथ इक्तार सिस्टम पे ज्यादा डिपेंडेंट था। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग मुगल्स की बात करें तो मुगल्स ने मनसबदारी सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था, जिससे क्या होता था, जिससे वहां पे जो भी लोग किसी पोस्ट पे हुआ करते थे तो उनका एक रैंक फिक्स था और उनका सैलरी भी फिक्स कर दिया गया था कि हाँ, इस रैंक वाले लोगों को यही सैलरी दिया जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम से क्या हुआ था कि यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली थी और लॉयल्टी ज्यादा है चाहे कम है, लेकिन अगर आप अच्छे पोस्ट पे है तो आपको उतना सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप लॉयल है या फिर उतना ज्यादा आप राजा के संपर्क में है या फिर नहीं है। उसके बाद दूसरा, टेरिटोरियल एक्सटेंट, द मुगल्स कंट्रोल इज अ मच लार्जर एंड मोर स्टेबल एम्पायर देन द दिल्ली सल्तनत। देखिए, अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें और मुगल्स की बात करें तो मुगल्स ने क्या किया था ना, एक बड़े एम्पायर को तैयार किया था और स्टेबल एम्पायर था उनका। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा युद्ध उसमें हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने एक स्टेबल एम्पायर को तैयार किया था, एक बड़ा साम्राज्य और एक स्टेबल साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था दिल्ली सल्तनत की तुलना में। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ पीपल। मुगल्स ट्राइड टू इंक्लूड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम इन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जांपल, अकबर पॉलिसी ऑफ सुलह-ई-कुल। While the Delhi Sultanate generally relied on smaller groups of Turkish, Afghan और पर्शियन नॉबल्स। देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मुगल्स ने क्या किया था ना, जो मुगल के शासक थे वो क्या करते थे, वो हिंदूज को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहते थे और मुस्लिम्स को भी लाना चाहते थे। वहीं पे जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो हमेशा तुर्किश लोगों पे ही रिलाई करते थे, उन्हीं पे ज़्यादा भरोसा करते थे, अफगानी पीपल पे और फारसी लोगों पे ही वो ज़्यादा विश्वास करते थे एंड उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देने की कोशिश करते थे। इससे क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन की भावना साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी
और कहीं ना कहीं लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर ही देते थे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सक्सेशन एंड स्टेबिलिटी। द मुगल्स डेवलप्ड द स्ट्रॉन्गर इंपीरियल आइडेंटिटी एंड डायनेस्टिक रूल वेयर द दिल्ली सल्तनत सॉ फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ डायनेस्टीज एंड रूलर्स। देखिए मुगल्स ने क्या किया था, जो मुगल शासक थे वो एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर चुके थे, उसके साथ साथ डायनेस्टिक रूल को भी वो स्टैब्लिश कर चुके थे कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार से। लेकिन दिल्ली सल्तनत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी और रूलर दोनों समय समय पे चेंज होते रहते थे। इससे एक जो पावर का स्टेबलाइजेशन होता था ना कि हाँ शुरू से पावर इसी परिवार के हाथ में है, इसी डायनेस्टी के हाथ में है, वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। बार बार पावर और रूलर जो है वो चेंज हो जा रहे थे, डायनेस्टी चेंज हो जा रहा था। ये हो गए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों। देखिए बच्चों यहाँ पर समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही क्लियर ढंग से ये आंसर को लिखा गया है। अगर आप पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ भी लोगे ना तो ऐसा नहीं कि आपको आंसर याद करना पड़ेगा, आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड किंगडम्स लाइक विजयनगर एम्पायर एंड द अहोम किंगडम मैनेज टू रेजिस्ट कंक्वेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अदर्स, व्हाट ज्योग्राफिकल मिलिट्री एंड सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। यहाँ पे बोला गया है कि विजयनगर एम्पायर और अहोम किंगडम ने अपने आप को बहुत देर तक शासन में कैसे रखा और कैसे वो दूसरों से लड़ाई होने को हमेशा रेजिस्ट कर पाते थे। आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि वो ज्यादा युद्ध ये सब में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। व्हाट ज्योग्राफिकल मिलिट्री एंड सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस, और उनके इस सफलता के पीछे ज्योग्राफिकल रीजन क्या क्या थे, मिलिट्री रीजन क्या क्या थे और सोशल फैक्टर्स क्या क्या थे, जिनके चलते उनका सत्ता जो है बार बार युद्ध में नहीं आ रहा था। मतलब उनका जो शासन काल है उसमें ज्यादा युद्ध हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रीजन फॉर लॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ विजयनगर एंड अहोम किंगडम। इन दोनों के लॉन्ग रेजिस्टेंस के पीछे का क्या क्या रीजन था। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सबसे पहले विजयनगर के बारे में देख लीजिए, प्रोटेक्टेड बाय तुंगभद्र रिवर एंड रॉकी हिल्स मेकिंग एनिमी मूवमेंट डिफिकल्ट। देखिए अगर हम लोग बात करें विजयनगर क्यों इतने सुरक्षित रहता था, इसलिए सुरक्षित रहता था क्योंकि तुंगभद्र रिवर से वो बचा हुआ रहता था। वहाँ पे पथरीले चट्टान थे, पथरीले पहाड़ थे, जिसके चलते वो बचा हुआ रहता था। और उसके चलते क्या होता था ना कि जो एनिमी थे, जो दुश्मन के सेना थे, वो उतनी आसानी से उन पर चढ़ाई नहीं कर पाती थी। अगला अहोम, located in Brahmaputra Valley surrounded by hills and dense forests which acted as natural barriers। अब देखिए इनके साथ क्या था कि ब्रह्मपुत्र वैली में लोकेटेड है, वहाँ पे सिचुएटेड थे और वहाँ पे चारों तरफ क्या था, हिल्स थे और बहुत घने घने जंगल थे, जिसके चलते क्या होता था ना, जिसके चलते खुद नेचुरल बैरियर तैयार हो जा रहा था और वहाँ पे कोई भी दुश्मन की सेना जो है एंटर नहीं कर पा रही। सेकेंड है मिलिट्री फैक्टर्स, बोथ किंगडम्स हैड स्ट्रॉन्ग वेल ट्रेन्ड आर्मीज एंड इफेक्टिव फोर्टिफिकेशंस। क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि दोनों के दोनों जो किंगडम्स थे ना उनमें आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी उन दोनों के पास थे। और दूसरा पॉइंट है विजयनगर यूज कैवेलरी, इन्फेंट्री एंड वार एलिफेंट व्हाइल द अहोम्स हैड स्किल्ड गुरिल्ला फाइटर्स एंड एन एफिशिएंट नेवी फॉर रिवर बैटल्स। क्या बोला गया है, देखिए विजयनगर अंपायर में क्या था, विजयनगर के जो भी शासक थे उन्होंने क्या किया था, घुड़सवार सेना को भी तैयार किया था, हाथी वाले सेना को भी तैयार किया था और पैदल सेना को भी तैयार किया था किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। वहीं पे अगर हम लोग अहोम की बात करें ना तो उन्होंने क्या किया था, उनके पास एक स्किल्ड गुरिल्ला फाइटर्स थे, जिसके चलते वो किसी भी युद्ध को हारते नहीं थे। उसके साथ साथ उनके पास जो है नौसेना भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो कि नदियों से लड़ाई लड़ सकती थी। आगे बढ़ते हैं, सोशल फैक्टर्स को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन ड्यू टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैट्रोनेज ऑफ लोकल कल्चर। क्या बोला गया है, देखिए किसी भी राजा के स्टैब्लिश होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना, अगर अंदरूनी रीजन की बात करें हम लोग तो वो यही होता है कि वहाँ के जो भी लोग हैं, वहाँ का जो भी पॉपुलेशन है वो राजा को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग विजयनगर के केस में देखें और अहोम के केस में देखें तो दोनों के केस में वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन थे ना वो दोनों राजा को, दोनों एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते थे। अगला, यूनिटी अमंग द पीपल एंड रूलर्स अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स स्ट्रेंथन रेजिस्टेंस। और देखिए लोग क्या करते थे ना, रूलर्स के साथ, शासकों के साथ मिल करके लोग भी लड़ाई करते थे ताकि बाहर से कोई भी आ करके उन पर चढ़ाई नहीं कर पाए। जिसके चलते क्या होता था कि एक तो राजा ने अपनी जो सेना ऑलरेडी तैयार कर रखी है वो तो लड़ ही रहे हैं, और जो व्यक्ति होते थे उस जगह के वो भी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जिसके चलते बाहर से कोई भी उन पर चढ़ाई करके उनके साम्राज्य को छीन नहीं पाता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इमेजिन यू आर अ स्कॉलर इन कोर्ट ऑफ अकबर और कृष्ण देव राय। Write a letter to your friend describing the politics, trade, culture and society you are witnessing। आपको ना यहाँ पर क्या करना है, आपको ये मानना है कि आप अकबर के दरबार में हैं या फिर कृष्ण देव राय के दरबार में हैं, और आपको क्या करना है ना, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है कि वहाँ पे राजनीति कैसी होती है, वहाँ पे बिजनेस कैसे होता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, जो भी आप देख रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें बहुत लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है,
ये आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर, डियर फ्रेंड, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। लाइफ एट द कोर्ट हियर इज ट्रूली फैसिनेटिंग. The king rules with great wisdom and politics is being discussed daily with ministers and nobles. Traders come from distant land bringing fine silk, spices, horses and precious stones, making our market busy and prosperous. The court is a center of culture. Poets, musicians and artists perform regularly and grand festivals are celebrated with splendor. Society here is diverse with people of many regions and faiths living together. The king's justice and generosity keep the people loyal and proud. Yours sincerely, a scholar at the royal court. आप लोग ये चीज़ बच्चों लिख सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कुछ एक्स्ट्रा आता है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट यहाँ पर इस आंसर में अगर आप देखोगे तो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर दिया गया है। ट्रेड के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, सिल्क बेचने आ रहे हैं। यहाँ का लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोग मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पे पोएट्स, म्यूजिशियन सभी लोग जो है वो समय समय में परफॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पे कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है। हर तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। वो सारी चीज़ें आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कम अकबर a reckless conqueror in his young days grew tolerant and benevolent after some years? What could have lead to such a change? यहाँ पे बोला गया है कि अकबर शुरू के समय में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा दयालु बन गया। तो आखिर ऐसा होने के पीछे क्या क्या चीज़ें हुई होगी जिसके चलते वो बाद में इतना ज़्यादा दयालु बन गया? तो वो चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग पॉइंट्स में देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे एक्सपीरियंस ऑफ रूलिंग द वास्ट एम्पायर। एज अकबर्स एम्पायर ग्रू ही रियलाइज दैट लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी कुड नॉट बी अचीव्ड बाय फोर्स अलोन। देखिए जैसे जैसे अकबर का जो एम्पायर है वो बड़ा होते चला गया और जैसे जैसे वो खुद भी बड़ा होते चला गया ना, वो एक चीज़ को समझ चुका था कि अगर मुझे लंबे समय तक अपने राज्य में शांति चाहिए, अपने साम्राज्य में शांति चाहिए, तो इसके लिए मुझे ना सिर्फ बल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, मुझे बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ेगा। मुझे सारे लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल का उपयोग करके, अपनी सेना का उपयोग करके मैं उनको दबा दूंगा। अगर मैं उसे कुछ देर के लिए दबा भी दूंगा तो वो कुछ दिनों के बाद फिर से ऊपर आएंगे एंड फिर से विद्रोह करेंगे। तो वो इस चीज को समझ चुका था। दूसरा पॉइंट, डाइवर्स पॉपुलेशन। हिज सब्जेक्ट्स इंक्लूड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड कल्चर। टॉलरेंस हैड विन देयर लॉयल्टी। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जो अकबर था ना, उसके राज्य में अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो उसको भी संभालना उनके लिए एक जिम्मेदारी थी। और वो क्या किए ना, उन्होंने टॉलरेंस से चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज किया। मैनेज करते हुए धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो है उनके प्रति अपना वफादारी दिखाने लगे थे। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉलर्स एंड एडवाइजर्स। देखिए अगर हम लोग बात करें अकबर के दरबार में ना, तो अकबर के दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग भी रहते थे जो समय समय पे अकबर को किया करते थे, सलाह दिया करते थे एंड उनका जो शासन है वह अच्छी तरीके से चल पा रहा था। अगला पॉइंट है पर्सनल मैच्योरिटी। विद एज एंड एक्सपीरियंस अकबर बिकम मोर थॉटफुल एंड फोकस्ड ऑन गुड गवर्नेंस रादर देन जस्ट कॉन्क्वेस्ट। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अकबर जैसे जैसे बड़ा होते चला गया ना, वो खुद भी मैच्योर होते चला गया। वो एक चीज़ समझ चुका था कि अगर लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों का दिल जीतना है और बड़े साम्राज्य को अच्छे तरीके से हैंडल करना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध लड़ करके या फिर लोगों के आवाज़ को दबा करके ही हम बड़े साम्राज्य पे शासन कर सकते हैं। अगर मुझे वैसा करना है तो उस चीज़ के लिए मुझे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में शांति करवानी पड़ेगी और लोगों का जो विद्रोह है उसे शांत करवाना पड़ेगा, वो भी बुद्धि के इस्तेमाल से। ऐसा नहीं कि सिर्फ बल के इस्तेमाल से मैं लोगों के विद्रोह को शांत करवा दूंगा। तो वो इस चीज़ को समझ चुका था। अगला, पॉलिटिकल एडवांटेज। टॉलरेंट पॉलिसीज लाइक सुलह कुल, पीस फॉर ऑल, हेल्प रिड्यूस रिबेलियस एंड स्ट्रेंथ इंपीरियल यूनिटी। देखिए वो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज भी ला रहा था जिसके चलते क्या हो रहा था ना कि जो लोगों के बीच में विद्रोह जाग रहा था वो धीरे धीरे दबता चला गया एंड पूरा का पूरा जो एकता था उसके साम्राज्य में वो देखने को मिलने लगा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द विजयनगर एम्पायर हैड वॉन द बैटल ऑफ तालीकोटा। Imagine and describe how it could have changed the political and cultural history of South India। यहाँ पर ये बोला गया कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, अगर उसे विजयनगर एम्पायर जीत जाता तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते थे और क्या क्या चेंजेस हमें पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री, साउथ इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल इतिहास में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते थे, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे विजयनगर हैड वॉन द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। द एम्पायर वुड हैव रिमेन्ड द डोमिनेंट पावर इन साउथ इंडिया। सेकंड, वीक डेक्कन सल्तनत, देयर इन्फ्लुएंस इन द रीजन वुड हैव बीन रिड्यूस्ड। थर्ड, ट्रेड एक्सपेंशन, पोर्ट्स लाइक गोवा एंड कैलिकट कुड हैव ब्रॉट ग्रेटर वेल्थ
through foreign trade, cultural growth, temple, architecture, literature, music and dance would have continued to flourish. Or fifth point, unity of South India. A strong Hindu empire might have kept the region united for a longer period. Sixth question देखिए, many values promoted by early Sikhism including equality, seva and justice remain relevant today. Select one of these values and discuss how it remains relevant in contemporary society. तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू चुना है वो इक्वालिटी का वैल्यू है। देखिए इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, इन टुडेज वर्ल्ड इक्वालिटी इंश्योर्स दैट पीपल आर ट्रीटेड द सेम रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और वेल्थ। यहाँ पे बोला गया कि अगर हम लोग आज की दुनिया में भी देखें, आज के समाज में भी देखें तो इक्वालिटी जो है वो सब जगह है। हम लोग देखते हैं कि लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी को एक जैसा आज के टाइम पे ट्रीट किया जा रहा है। वो गरीब है या फिर मध्यम वर्ग के या फिर बहुत ज़्यादा अमीर है, फिर भी उन्हें एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है इस सोसाइटी से। इट हेल्प्स चैलेंज सोशल इवेंट्स लाइक अनटचेबिलिटी, रेसिज्म एंड जेंडर बायस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके चलते क्या होता है ना, कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सब हो गया, रेसिज्म, कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे भी उससे हटी है इक्वलिटी के आने की वजह से। इक्वलिटी प्रमोट्स फेयर पे एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन एट वर्क। देखिए अगर हम लोग इक्वलिटी की बात करें ना, तो हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे हर एक वर्कर को जो भी वहाँ पे काम कर रहा है उसे एक ही टाइम का वेज मिलता है, एक ही टाइप का तनख्वाह मिलता है। सभी काम में एक जैसा तनख्वाह तो नहीं मिलता है, जिस प्रकार का उनका काम है, तो उसमें कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, सभी को एक ही प्रकार का जो तनख्वाह है वो दिया जाता है। तो इसके बेसिस में भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता है अगर कोई वर्कर भी कहीं पे काम कर रहा होता है तो। फोर्थ पॉइंट, बाय रिस्पेक्टिंग ऑल कम्युनिटीज इक्वली हार्मोनी एंड पीस इन सोसाइटी आर स्ट्रेंथेंड। देखिए अगर सभी समुदाय के लोगों को हम लोग इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, उनके इक्वल तरीके से इज्जत करेंगे, तो हम लोग देखेंगे सोसाइटी में सुख शांति बनी हुई है और मजबूत भी हुआ है सोसाइटी। सेवेंथ क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ ट्रेडर इन पोर्ट सिटी सूरत, कैलीकट और हुगली। डिस्क्राइब द सीन्स यू सी एज रिगार्ड्स गुड्स, पीपल्स यू ट्रेड विद, मूवमेंट ऑफ शिप्स एक्सेट्रा। यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आप एक व्यापारी है और कहाँ पर है, तो पोर्ट सिटी में है, जैसे कि सूरत हो गया, कैलीकट हो गया, हुगली हो गया। तो वहाँ पर आप जो है ना गुड्स से रिलेटेड, सामानों से रिलेटेड और जिस भी लोगों से आप व्यापार कर रहे हैं उन्हें आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें आपको दिखती है, मूवमेंट ऑफ शिप से रिलेटेड आपको बात यहाँ पे करना है। पोर्ट इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, शिप्स फ्रॉम अरेबिया, पर्सिया एंड अफ्रीका एंकर नियर बाई, while smaller boats carry goods to the shore. Merchants unload bales of cotton, textile, spices, indigo and precious stones and load horses, dates and dry fruit for export. The air is filled with smell of spices and the shouts of trade, bargaining in many languages. Gujarat, Persian, Arabic and Portuguese. Caravans from inland cities bring goods on bullock cart and wealthy merchants keep busy recording their accounts. The marketplace is crowded, colorful and alive with the excitement of trade. उसके बाद यहाँ पर देखिए कैलीकट और हुगली के बारे में भी मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहो तो आप इन दोनों में किसी एक के बारे में लिख सकते हो, नहीं तो सूरत के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा था, आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो बच्चों इसी के साथ ये सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 8 एसएसटी के चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए गए थे आपके एनसीईआरटी बुक में वो सारे करवा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग के दूसरे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।